आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंदरूनी मामला के मरकजी वजीर ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए जारी किया पार्टी मंशूर। कहा दफा 370 तारीख का हिस्सा है, कभी वापस नहीं आएगा। उमर अब्दुल्ला का मरकज पर इल्जाम। कहा उन्हें खामोश करने के लिए बीजेपी उनके खिलाफ मैदान में उतार रही है आजाद उम्मीदवार। महबूबा मुफ्ती ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद नहीं है, असूलों पर मबनी। कहा बीजेपी असेंबली इंतखाबात के इनाकात तक अहम मामला को कम करने में हुई है कामयाब। और असेंबली इंतखाबात के पेश नजर रहनुमाओं का जमातों को छोड़ने, नई जमातों में शामिल होने और बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान का अमल जारी। अब खबरें तफसील से। अंदरूनी मामला के मरकजी वजीर अमित शाह आज 2 रोजा दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं। यहां उन्होंने बीजेपी का मंशूर जारी किया है, जिसमें इलाके के लिए पार्टी के विजन और अहदाफ का खाका पेश किया गया है। साथ ही बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का आगाज किया गया है। बीजेपी के मंशूर के इजरा के मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर हमारी पार्टी के लिए एक अहम रहा है। हमने हमेशा भारत के साथ इस सरजमीन को बरकरार रखने की कोशिश की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 तारीख का हिस्सा है और कभी वापस नहीं आएगा। जनाब शाह आज बीजेपी के रहनुमाओं और पार्टी कारकुनान के साथ शाम को एक अहम हिकमत अमली सेशन तलब करेंगे। जनाब शाह कल जम्मू शहर के पलोड़ा इलाके में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए एक संतुलित घोषणा पत्र हमारे घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में बना है। मैं उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर की जनता को अपील करना चाहता हूं, कहीं आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आए बगैर इनका मूल मकसद ध्यान से स्टडी कर लेना। उनका मूल मकसद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने वो एजेंडा को अपनी मौन सम्मति दी है। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, क्या इस देश में 2 राष्ट्र 2 झंडे 2 ध्वज के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के साथ आप सहमत हो या नहीं, वो बताइए। 370 के बारे में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सहमत हो या नहीं, वो बताइए। मित्रों, वो एजेंडा बहुत खतरनाक एजेंडा है। वो फिर से घाटी में और जम्मू में भय का राज प्रस्थापित करना चाहते हैं। आतंकवाद के माध्यम से भय कर 3 पीढ़ी तक शासन किया है। और मैं आज सबको बिना निसंकोच बताना चाहता हूं मित्रों कि मैं यहाँ घाटी में भी कई बार आया हूं, जम्मू में भी कई बार आया हूं। अब जो टेररिज्म के साथ है, जम्मू कश्मीर इनके साथ नहीं रहेगा। यहाँ की आवाम ने तय किया है कि हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज दावा किया है कि बीजेपी के जरिए इख्तियार मरकज जम्मू कश्मीर में कानून साज असेंबली के इंतखाबात में उनके खिलाफ आजाद उम्मीदवारों को खड़ा कर रही है ताकि उन्हें खामोश किया जा सके। गांधरबल में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि दिल्ली किसी न किसी तरह से उन्हें खामोश करना चाहती है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वो इस हद तक जाएगी। उन्होंने कहा है कि पहले इंजीनियर रशीद जो कि जेल में बंद हैं, उन्हें बारामूला से उनके खिलाफ पार्लियामानी इंतखाबात में मैदान में उतारा गया और एक मजीद जेल में बंद रहनुमा को उनके खिलाफ अब असेंबली इंतखाबात में मैदान में उतारा जा रहा है, जिससे साफ जाहिर है कि नई दिल्ली ऐसे रहनुमाओं की हिमायत कर रही है। मुझे इस बात का एहसास था कि दिल्ली की लगातार कोशिश रहेगी कि किसी तरह वो मुझे खामोश करे, लेकिन किस हद तक जाएंगे ये मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। जब बारामूला में मेरे खिलाफ एक शख्स खड़े हुए जिन्होंने जेल से कागज भरे थे,
जिन्होंने जेल से अपनी आवाज रिकॉर्ड कराई और लोगों तक पहुंचाई, जिन्होंने जज्बात की बुनियाद पे वोट मांगे और मुझे इलेक्शन में हराया। मैंने इसको ज्यादा खतरनाक नहीं समझा। मैंने ये सोचा कि जिस शख्स ने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, इस बार भी उसने अपनी किस्मत आजमाई और जीत गया, लेकिन उससे अलावा मैंने नहीं सोचा। मैंने उसको साजिश के तौर पे नहीं देखा, मैंने कोई दिल्ली के एजेंडा के तौर पे नहीं देखा। मैंने ये समझा कि मेरी किस्मत खराब थी, उसकी किस्मत ठीक थी और नतीजा निकला। लेकिन जब मैंने गांधरबल इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और फिर खबरें आनी शुरू हुई कि जेल से एक और बाशिंदा अब मेरे खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है, मैं मजबूर हुआ सोचने पे कि अब ये मेरे पीछे ही क्यों इन लोगों को लगाते हैं, जेल से इनको लाते हैं मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए। मत इसमें कोई साजिश है। अब बारामूला का तो मैं तब भी सोच सकता था, मैं वहीं का था, लेकिन इस बार जब गांधरबल को हमको लोकल जेल में कोई नहीं मिला मेरे खिलाफ इलेक्शन में उतारने के लिए, जैनपुरा शोपियां से लाया। लेकिन चलो, मुझे तब भी थोड़ा सा शक था कि शायद ये खुद ही हो रहा है, लेकिन मैंने अपने 2-3 साथियों से मशवरा किया। मैंने कहा ना, मैं साबित करना चाहता हूं कि ये दिल्ली की साजिश रचाई जा रही है और इसको करने का एक ही तरीका है कि हम एक और सीट जो है वो लड़ेंगे, लेकिन हम बताएंगे नहीं किसी को कि हमने कौन सा सीट लड़ना है। हम आखिर में 1-2 जगहों से फॉर्म इकट्ठा करके, लेकिन चुपचाप तरीके से सुबह फैसला करके एक जगह कागज भरेंगे। कल साबित हुआ आखिर में कि ये जो हो रहा है, जेल से लोगों को लाके मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़वाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं तो मुझे बताइए ना, वो शख्स पहले गांधरबल से कागज भरता है, फिर क्योंकि हमने पहले ऐलान नहीं किया कि मेरा दूसरा सीट कौन सा होगा, इससे पहले मैं एमएलए बीरवा का था, उनको शक था कि मैं बीरवा से कागज भरूंगा। उसने अपने कागज बीरवा से तैयार किए। जब दोपहर को मैंने बड़गाम से अपना दूसरा कागज का हिस्सा भरा, ये लोग फंस गए थे क्योंकि मैंने पहले बीरवा से अपनी तैयारी की थी। अब इससे आपको पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर में किसी और सियासतदान को दिल्ली वाले खामोश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जितना वो मुझे खामोश करने की। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि बीजेपी मसला कश्मीर के हल को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद तक कम करने में कामयाब हुई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मसला कश्मीर को कम करने में कामयाब हुई है, जिसके लिए हजारों लोगों ने जाने दी हैं, हजारों यतीम हुए हैं और हमें अरबों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ पार्टियां इस बात पर खुश हैं कि इंतखाबात हो रहे हैं और रियासत की बहाली की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पीडीपी के लिए कश्मीर एक बुनियादी मसला है, जिसके लिए हमने माजी में काम किया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान कबल अज इंतखाबात इत्तेहाद के बारे में पूछे जाने पर पीडीपी सदर ने कहा है कि ये इख्तिदार हासिल करने के लिए सीटों की तकसीम का ज्यादा इंतजाम है, ये असूलों पर मबनी इत्तेहाद नहीं है। ये इख्तिदार के लिए सीट शेयरिंग है। बीजेपी लीडर राम माधव की जानिब से एनसी और पीडीपी पर हथियार डालने वाले अस्करियत पसंदों को इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाने पर पीडीपी लीडर ने कहा है कि हथियार डालने वाले अस्करियत पसंद होने को एक गंदगी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, जैसा आपने खुद ही कहा, आपको याद होगा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में शोपियां में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और उस हादसे की मतलब कि जो उसमें मुजरिम थे
उनको सज़ा देने के बजाय जो लोग उसकी शिकायत जिन लोगों ने की उन्हीं को जेल में डाला गया। तो हमारे वक्त में भी अनफॉर्चुनेटली मेरी एक बच्ची के साथ हादसा हुआ, जैसा आपने खुद कहा कि उसमें तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा लोग इस वक्त उम्र कैद की सज़ा झेल रहे हैं, और 2 बड़े बड़े मिनिस्टर जिसमें गंगा राम था उनका नाम, और गंगा जी और ये जो थे लाल सिंह जी, इनको मैंने ड्रॉप कर दिया कि मैंने, क्योंकि ये उस जुलूस में शामिल हुए थे जो उन रेपिस्ट के बलात्कारियों के हक में निकला था। तो ये अपनी अपनी पॉलिसी है, पीडीपी की पॉलिसी अलग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पॉलिसी अलग होगी, तो उसमें मैं क्या कह सकती हूँ। इसका जवाब तो उमर साहब दे सकते हैं। सारी पार्टीज का फोकस जो है वो स्टेटहुड पे है, तो आप क्या, परसों राहुल जी भी आए थे, उन्होंने भी स्टेटहुड पे जोर दिया। मैं यही तो कहती हूँ कि बीजेपी इस मामले में कामयाब हो गई है कि उन्होंने मसले कश्मीर, जो हमारे लोगों ने लाखों की तादाद में शहादतें दी, बच्चे यतीम हो गए, हमारे अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ मसले कश्मीर के लिए, उसको 370 तक लाया, फिर 370 को अब स्टेटहुड तक लाया, स्टेटहुड को इलेक्शन तक लाया। तो कई जमातें ऐसी हैं जो बगले बजा रही हैं, जो नाच रहे हैं कि इलेक्शन हो गया है, और स्टेटहुड की बात करते हैं। तो मैं समझती हूँ स्टेटहुड की बात करना ऐसा है कि किसी के पाँव काट के फिर जूता ढूंढ लेना। नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट मेंढर ने सीनियर पीडीपी लीडर एडवोकेट मोहम्मद मारूफ खान का खैर मकदम किया है, जिन्होंने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जावेद अहमद राना की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने दीगर हमायतियों के हमरा गुज़िश्ता कल नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की थी। नौजवान और बुजुर्ग साथियों, डॉक्टर साहब बचपन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हम रहे हैं, और एक जमाना वो था 89 के बाद नजीर साहब और ये मारूफ, ये 2 आदमी हुआ करते थे मेंढर में, और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मौके पर वहां सिविल और आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग हुई, आर्मी सिविल लाइजान मीटिंग। तो वहां मैंने गलती से कुछ लोगों के नाम लिए कि ये हम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और कुछ साथियों ने बाद में मेरे साथ झगड़ा किया कि आपको पता नहीं है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है, आपको मरना है तो मरो, हमारा क्यों कहते हैं। उसके बाद अल्लाह ने किया, एक वक्त आया 96 में जब आप तशरीफ ले गए, अगर याद हो आपको तो आप कौन से तशरीफ ले गए थे, और जब आपने बुलाया कि मारूफ नजर नहीं आया, तो मैं उस वक्त आया था लंगर खाने से, मेरे कपड़े सारे जो है वो उस जो शोरबे से उतर थे, भीगे हुए थे, और उस रात को उस वक्त ये गैस वगैरह का बंदोबस्त नहीं था, हम दोनों ने कांधे पर फॉरेस्ट डिपो से वो लकड़ी उठा के अपने हाथों से उसकी चराई करके तो फिर वो सारा कुछ हो गया। तो ये एक सिलसिला चलता रहा। 2008 में कुछ छोटे मोटे आपस में नाराजगी की वजह से जिंदगी में एक सियासी बेईमानी की कि जावेद साहब खुद उन्होंने 2014 में मुझे अपना मैंडेट थमा दिया। मुकद्दर की बात है, इन्होंने ज्यादा मेहनत की, इनके साथी जो है वो उन्होंने ज्यादा मेहनत की थी, तो ये जीत गए, लेकिन उस जीत की उस मेहनत में, उस जमात को बनाने में मेरा भी अमल दखल पीछे से चला आ रहा था। उसके बाद जमात के साथ हम चलते रहे और अच्छी खासी इज्जत वहां मिलती रही, आज भी ठीक था। लेकिन मौजूदा रियासत के जो हालात हैं उसमें मेरे साथियों ने अक्सर मुझे ये मशवरा दिया कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के टूट फूट जाने से, बिखर जाने से जो साजिशें हैं उसका मुकाबला ये जमात या इसकी क़यादत नहीं कर सकती। और आपकी शख्सियत आम जमात में हो या ना हो, हमारे लिए जम्मू कश्मीर में कुरान मुक़द्दस की आया करीमा है, कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल। इसका मफ़हूम कि हक हमेशा उभरता है और बातिल जो मगलूब रहता है। आज
इसी आया करीमा की रोशनी में मैं मारूफ खान साहब का, जो हमारे बड़े भाई भी हैं और पीडीपी के सीनियर लीडर थे, यहाँ के एक बड़ी मशहूर और मारूफ सियासी शख्सियत हैं वो, और उनको हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर से उनका खैर मकदम करते हैं। मारूफ खान साहब जो हैं बुनियादी तौर पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंसी थे, किसी वजह से अगर उन्हें कुछ ज़ाती इख्तिलाफ की वजह या किस वजह से वो यहाँ से चले गए, तो मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनकी अपनी जमात है। आज वो अपनी जमात में आए हैं। मेरी पूरी जमात ज़िला पुंछ, मैं बायसियत ज़िला सेक्रेटरी, मैं पुंछ की पूरी जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम है, उनकी जितनी बुनियादी इकाइयाँ हैं, मैं उनकी जानिब से जनाब मारूफ खान साहब का दिल की अमीर गहराई से मैं इस्तकबाल करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मारूफ खान साहब का फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना तंजीम के लिए बायस साद इफ्तिखार है, और इंशाअल्लाह तंजीम जो है बुनियादी सतह पर और ज़्यादा मजबूत होगी। खित्ता के पूरे ज़िला पुंछ की बिलखसूस जो हमारा पीर पंजाल है, मैं यहाँ के आवाम से अपील करूँगा कि जिस तरीके से एक बुर्दबार सियासतदान मारूफ खान साहब ने यह फैसला लिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिवा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसी मजबूत जमात नहीं है जो यहाँ के आवाम की भलाई कर सके, मैं उन तमामी हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि दरवाजे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खुले हैं। मैं आपका इस्तकबाल करेंगे, आप जमात में आएँ और जमात को मजबूत बनाकर इस इलाका के पसमानदा इस इलाका की पसमानदा इलाका की तामीर और तरक्की में अपना योगदान दें। खान साहिब बड़गाम में पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में बड़ी तादाद में लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है। यहाँ पार्टी के सरपरस्त आला हकीम मोहम्मद यासिन ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि जो लोग दफा 371 पर उंगली उठा रहे हैं उन्हें जवाब देना चाहिए कि किसने दफा 370 को तोड़ा और किसने जम्मू के लोगों के जज्बात से खेला है। हकीम मोहम्मद यासिन ने यह भी कहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात से खेला है और अब वो गलत मालूमात फैला रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वोट कैसे हासिल करें। दी गई, अब जो भी सरकार बनेगी मिली जुली बनेगी, हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन उसका हिस्सा होगा, उसके बगैर कोई भी कानून पास नहीं होगा। जैसा कि 2002 में जो भी कानून बना उसमें हकीम यासीन की जरूरत पड़ी, मैं एक ही था उस वक्त। आप देखिए कितने हालात बदल गए, कैसे बदल गए। हुकूमत नहीं चली हमारे पीडीएफ के बगैर, हुकूमत दोनों आजाद साहब और मुफ्ती साहब की बनी। एक बंदे की असेंबली में बड़ी अहमियत होती है, एक वोट की बड़ी कीमत होती है। जब सोज साहब ने हुकूमत गिराई बीजेपी की एक वोट से, उधर से 340-70 वोट थे, इधर से एक बंदे ने एक वोट की जरूरत पड़ी और उस वक्त हुकूमत गिरी। लिहाजा इनका कहना ये ऐसी बात नहीं है। जम्मू ईस्ट असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार युद्धवीर सेठी का आज जम्मू के राज तिलक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने खैर मकदम किया है और उन्हें भरपूर हिमायत देने का ऐलान किया है। वहीं युद्धवीर सेठी ने कहा है कि वो पुरुम्मीद हैं कि यहाँ की आवाम उनकी मेहनत को तस्लीम करते हुए उन्हें अपना कीमती वोट से कामयाब करेगी। मैंने जो 35 वर्षों तक इस संगठन की और लोगों की जो सेवा की है, तो लोग भी जानते हैं कि मैं उनमें से एक निकला हुआ व्यक्ति हूँ। इतना प्यार मेरी उम्मीद से ज़्यादा लोग मेरे को दे रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज
ये जो हमारी एसोसिएशन है राष्ट्रीय रूरल एसोसिएशन, इनकी पूरी टीम, प्रधान और पूरी टीम ने जो हमें दिया, जो हमें प्यार दिया इन्होंने, और यही सड़कों पे हम एजुटेशन करके बड़े हुए, इनके लिए लड़े। मेरे को आज भी याद है जब हमारे एक बड़े पुलिस के अधिकारी यहाँ पे आए, उन्होंने किसी का चश्मा तोड़ा, किसी की चाबी फेंकी, सब बाज़ार वाले हम वहाँ इकट्ठे हुए थे और दोबारा रफ सब आए नहीं यहाँ पे। हर एक का प्यार, हर एक की दुलार मेरे को मिल रहा है और मैं भी सबको कहना चाहता हूँ कि ऐसे सेवक की तरह पहले काम करता था दुकानदार भाइयों के लिए, वैसे ही आगे काम करूँगा मैं। और मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सब 1 अक्टूबर को वोट डालने ज़रूर निकलना। 1 अक्टूबर को यहाँ पे वोटिंग है, आप सब वोट डालने ज़रूर निकलना। जितना प्यार आप मेरे को दे रहे हैं, मेरे को लगता है कि भगवान अच्छा करेगा। पहले ज़मीनी स्तर की लड़ाई लड़ी मैंने, फिर असेंबली की लड़ाई लड़के आपके हक के लिए लड़ूंगा मैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर शब्बीर ने सियासत में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया है और करेरी वागुरा हल्के से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में शमूलियत का ऐलान किया है और कहा है कि वो यहाँ अवामी खिदमत कर यहाँ तब्दीली लाने का इरादा रखते हैं। जी, आज हम बारामूला आए थे और यहाँ से फॉर्म लिया। हम इंशाल्लाह एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो करेरी वागुरा से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। यही लोगों की डिमांड है और लोगों का जो बेहद लोगों ने अपने इसरार करते हुए कि नहीं आप करेरी वागुरा से एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए तो इंशाल्लाह इलेक्शन के एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ेंगे। कंपटीशन की बात नहीं, बात है लोगों की। जो जहाँ से हम आ रहे हैं ऊपर कंडी अपर कंडी एरिया जो है वो हमेशा एक इग्नोर्ड एरिया, आज की बात नहीं है, 70 सालों से जो है इग्नोर्ड एरिया, क्योंकि जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए शायद ऊपर इलाके में जहाँ से भी आए, नीचे से आए, और जब वो इलेक्शन जीत के आए उस टाइम तो वो बहुत आए, बहुत वादे किए, लेकिन जब इलेक्शन जीता उन्होंने और वो वापस जो है अपने गाँव में। और दूसरी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद के अनंतनाग असेंबली हल्के से उम्मीदवार और साबका वजीर पीरजादा मोहम्मद सैयद ने इमरान अमीन शाह के हमरा अनंतनाग टाउन के काडीपुरा इलाके में वर्करान की मीटिंग की है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कारकुनान ने शिरकत की है। और पीरजादा मोहम्मद सैयद ने कहा है कि अगर हमें सीटों की कमी हुकूमत बनाने के हवाले से हुई तो हम ख्याल मदद मांगेंगे, न कि उनसे जिन्होंने यहाँ के आवाम को गुमराह किया है। अक्सरियत सोन कैंडिडेट कुछ पन नुमाइंद ओमुत बाकी तो पता पीरजादा सही जम्मू ये सोन एमएलए तथन यह कर इलाकच कत गवर्नमेंट तमिर तरक्की गि यह सरनल इलाक बे तुस मे आज 20 वरी हेत वोत मे अकिस तंजीम पकान मे तम सात तुमुत युथु यह वनकन तुथु जरूरत कह मगर नौजवान तवन याद नौजवान हंद खतर ये सरनल में आज पहली दफा मीटिंग हुई है। मीटिंग ये इससे पहले भी होती रही, लेकिन हमने इत्तेहाद की जो मीटिंग है यहाँ पहली दफा की है। जो तादाद था यहाँ दोनों पार्टियों का, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मैं बड़ा ही मुतमईन हूँ, बहुत ही मुतमईन हूँ और जितनी तादाद में लोग आए थे उनका शुक्रगुजार हूँ। कोई मुश्किल नहीं है। अनंतनाग मेरा घर है, यहाँ मैंने पढ़ा लिखा है और मैं यहाँ का रहने वाला समझता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मैंने यहाँ अपनी ज़िंदगी के ज़्यादा हिस्सा यहाँ ही गुजारा है। सेकुलर ताकतों से, जो सेकुलर ताकतें हैं, जो हमारे हम ख्याल जमाते हैं, उनसे है कि इस वक्त अपोजिशन ने इकट्ठे हो गए हैं और ये अलायंस के जो भी है अलायंस के खिलाफ काम कर रहा है। पीडीपी का ये इंजीनियर रशीद को आप सवाल पूछिए, वो क्या है सबको पता है और जमातें क्या है यहाँ सबको पता है। किन जमातों ने यहाँ लोगों को गुमराह किया है, लूटा है, वो भी सबको पता है। जिला राजौरी के बुद्दल इलाके के गांव केवल के मकामी किसान मोहम्मद रफीक, जो गुज़िश्ता कई वर्षों से खेती बाड़ी से वाबस्ता है और अपनी मेहनत से घर में मुख्तलिफ अक़साम के
फूलों, फल और दीगर सब्जियों की मुसलसल काश्त कर रहे हैं, जिससे वो अपनी माशी हालत बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं कई सालों से काश्तकारी कर रहा हूं और सब्जियां और फल पैदा करने के बाद बुद्दल मंडी में फरोख्त कर रहा हूं। मोहम्मद रफीक ने इंतजामिया से अपील की है कि वो बुद्दल के किसानों को ज्यादा से ज्यादा ज़री इमदाद फराहम करने पर तवज्जो मरकूज करें और किसानों को काश्तकारी से मुतल्लिक स्कीमों से आगाह करें। पूछ लाई थोड़ा नहीं पूरा ना छोड़ो। वो बहुत ज्यादा जना में लॉन्ग रुको मैं कम पढ़ा था, मैट्रिक तक पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि अब मेरे जॉब कोई नहीं मुझे मिलेगा, तो मैंने खेती की तरफ दिल रजू किया। वो इसलिए किया कि मैंने खेती से ही कुछ हासिल करके तो अपनी ज़िंदगी को चलाना है। तो मैंने आस्ता आस्ता काफ़ी चीज़ें डिपार्टमेंट के थ्रू एग्रीकल्चर की, हार्टिकल्चर की जानब से मैं ट्रेनिंग की, जैसे कलम लगाने की, पेड़ लगाने की, सब्जियां लगाने की। तो मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। सीख कर तो आया तो घर में मैंने छोटे छोटे यूनिट लगाना शुरू कर दिए, तो जिसमें मैंने आज सबसे टॉप खीरा मैं इस वक्त मार्केट में बेच रहा हूँ। अच्छे मार्केट में अच्छे रेट से मेरा खीरा बिक रहा है। जैसे करेला भी था मेरे पास, भिंडी वगैरह हर एक किस्म की सब्जियां थी मेरे पास। इस टाइम मेरे पास अवेलेबल खीरा और अखरोट, फूल मेरी गोल्ड का और ग्लेडेंस का फूल है मेरे पास इस टाइम। मैं किसान भाइयों से यही अपील करता हूँ कि आप भी आगे आओ मेरी तरह। जब मैं ये चीज़ें सीख के आया तो मैं आस्ता आस्ता अपनी खेती का काम मैंने शुरू किया। इसी खेती से अपना मैं घर का पूरा निज़ाम चलाता हूँ। खीरा बेचता हूँ, अखरोट बेचता हूँ, सब्जियाँ बेचता हूँ। उनमें ये लगाने का तरीका मैंने पूरा सीखा है। मियाँ से मेरी ये अपील है कि वो जैसे मैं खुद कर रहा हूँ, तो मेरी अगर सपोर्ट करेगा कोई तो मैं आगे आऊँगा, क्योंकि मैं गरीब किसान हूँ, मुझे इमदाद की ज़रूरत है। अगर डिपार्टमेंट जो स्कीमें की मतलब स्कीमें लॉन्च की गई है सरकार की तरफ से, उनमें मुझे अगर मदद दी जाए तो मैं गरीब किसान हूँ, मैं आगे आऊँगा। और इस वक्त मैं हर तरीके से अच्छे ढंग से खेती कर रहा हूँ। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि मेरी भी सपोर्ट की जाए, और किसान भाइयों को मैं यही अपील करता हूँ कि आप भी मेरी तरह खेती का इंतज़ाम करें और खेती में आगे आए और खेती अच्छे ढंग से करें, तरीक़ाकार से खेती करें, ताकि हर किसान मज़दूर मेरी तरह आस्ता आस्ता छोटे काम से बड़े काम तक बढ़े। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि वो मेरी सपोर्ट करे, ताकि मैं और यूनिट लगाऊं और खेती को बढ़ाऊं और काम बढ़ाऊं, ताकि इस मार्केट के अंदर में हर किस्म की सब्जियां खरीदो फरोख्त करके अपने घर का निज़ाम। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।